हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में 4.1 के उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो हमने बेसिक सीख लिया था कि किसी भी समीकरण को देख करके कैसे पहचानना है कि वो द्विघात समीकरण है, और दूसरा कुछ क्वेश्चंस को पढ़ करके द्विघात समीकरण बनाने भी सीखे थे। उसी से संबंधित प्रश्न है, सेम टू सेम ही है। पहले प्रश्न में तो वही बात बोली है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसके 8 पार्ट है, मैंने फिलहाल 4 लिखे हैं यहाँ पर। तो हमें ये चेक करके बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है ये। अब द्विघात समीकरण कैसे चेक करते थे हम चेक करते थे कि वो इस फॉर्मेट का आ रहा है क्या, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इस फॉर्मेट में आ रहा है क्या, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब अधिकतम घात 2 दिखनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर आना चाहिए उसमें। एक्स स्क्वायर से बड़ा कोई नहीं आना चाहिए, एक्स स्क्वायर जरूर आना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। एक बार चेक करते हैं क्वेश्चंस करके कि कैसे पता चलेगा। इसको स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 2x माइनस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x हो गया और बराबर में 2x माइनस का 6 हो गया। यहां आप थोड़ा ध्यान दें तो 2x से 2x कट रहा है, और ये जो माइनस का 6 है वो इधर आकर के प्लस का 6 हो जाएगा। एक तरफ ले लेंगे हम हमेशा सबको। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। तो क्या बना हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो यहाँ एक्स स्क्वायर मिल रहा है, बाकी कुछ मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। ये एक्स के साथ वाला 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। ए 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ तो मिलना ही चाहिए। x 0 हो जाए, x वाला टर्म, या दूसरा 0 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल हम इसको लिखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अधिकतम घात क्योंकि x की यहां पर 2 है, रीजन ये लिख सकते हो आप इसमें कि x की अधिकतम घात 2 है। उसकी अगर बात करें तो उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ऐसे कैसे ही है, ये माइनस का 2 अंदर गुणा होगा तो माइनस का 2 गुणा 3 माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस का 2 माइनस का x प्लस का 2x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है। सब कुछ एक तरफ ले लो। एक तरफ लेने का मतलब है कि ये भी इस तरफ आएगा और ये भी इस तरफ आएगा, दोनों एक तरफ आएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 में तो, और ये इधर आकर के माइनस का होगा और बराबर में 0। तो क्या बना फाइनल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4x हो गया प्लस का 6 हो गया, बराबर में 0 आ गया। ध्यान दो कि x की अधिकतम घात अभी भी 2 ही है, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। x की अधिकतम घात 2 है, यहां पर मैं लिखता हूं फिर से कि ये भी द्विघात समीकरण है। कारण बस वही है कि x की अधिकतम घात 2 दिख रही है। इसकी बात करते हैं। इधर भी 2 ब्रैकेट हैं, इधर भी 2 ब्रैकेट हैं। पहले इनको सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में जो इस तरह से इक्वेशन बनेगी उसको हम चेक करेंगे कि अधिकतम घात कितनी आ रही है, उससे पता चलेगा। तो करते हैं गुणा, x एक्स स्क्वायर, x गुणा 1 x माइनस का 2 गुणा x माइनस का 2x और माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 2 बराबर में x गुणा एक्स स्क्वायर, x गुणा 3x माइनस 1 गुणा x माइनस का x और माइनस 1 प्लस 3 माइनस का 3 गुणा होकर के। यहां थोड़ा ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बाकी सब आप एक तरफ ले लेना, लेकिन एक पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। x में से 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 2 बराबर में 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा और माइनस का 3। एक तरफ ले लो सारा, इधर माइनस के हैं उधर ले लेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो उधर ले लेते हैं, ऐसा करते हैं सारा। तो उधर लोगे तो ये बनेगा 0 बराबर में 2x माइनस 3 तो पहले से है, ये प्लस का x और प्लस का 2 और आ गया, दोनों के दोनों माइनस उधर आकर के प्लस हो गए। तो 2x और x मिलकर के कितना होता है 3x, माइनस का 3 और प्लस का 2 मिलकर के कितना होगा माइनस का 1 और बराबर में 0। इधर लिखो या उधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दे की बात यह है कि इसकी अधिकतम घात 1 ही है, 2 नहीं है। x की जो अधिकतम घात है वो 2 नहीं है, 1 है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण कभी नहीं हो सकता। तो द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन आप लिख सकते हो, x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। सेम ये इसमें भी दोनों ब्रैकेट्स को गुणा करना है, इसको भी गुणा करना है और चेक करना है। तो काम वही करना है, शुरू करते हैं। देखो x गुणा 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, x गुणा 1 हो जाएगा सिंपल x, माइनस का 3 और 2x मिलकर के होगा माइनस का 6x
और माइनस का 3 और प्लस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा गुणा होकर के। उधर अगर देखें तो x और x गुणा होकर के x स्क्वायर होगा, x और 5 गुणा होकर के 5x होगा। बहुत आसान से प्रश्न है इसलिए थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं मैं, हमने एग्जाम्पल्स तो किए ही हैं सेम टू सेम। अब आप एक तरफ ले लो इसको, ये भी इस तरफ ले लो और ये भी इस तरफ ले लो, और इस तरफ लेने से पहले इसको सॉल्व कर लेना। ये माइनस का 5x बन रहा है तो 2x स्क्वायर, और इनको तो सॉल्व कर ही ले हम लोग, ये तो माइनस का 5x बन रहे हैं और ये माइनस का 3। इधर का केस क्लोज्ड, इधर वाले अब इधर लेके आओ तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 5x इधर आ गए, बराबर में है 0। अब दो देखो ध्यान से, ये प्लस का 2x स्क्वायर है और ये माइनस का 1x स्क्वायर है, तो बनेगा कितना, प्लस का 1x स्क्वायर बचेगा, 2 माइनस 1। दूसरी बात, ये माइनस का 5x है और ये माइनस का 5x है, कितना हो जाएगा, माइनस का 10x। तो ये हो गया माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर में 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो सिंपल तरीका है मतलब चेक करने का, आप सिंपल कैलकुलेशन करो, सब कुछ एक तरफ ले लो और चेक कर लो x की अधिकतम घातें कितनी है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये द्विघात समीकरण है क्या नहीं है। बाकी के 4 और करते हैं। देखो बाकी के 4 पार्ट और मैंने लिख दिए हैं, इसके टोटल 8 पार्ट थे। शुरू करते हैं आगे। 5th वाले में सेम काम करना, गुणा ही है तो गुणा करो इसको, 2x और x, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x और 3 गुणा होकर के 6x हो जाएगा, माइनस का 6x और आगे -1 और x हो जाएगा माइनस का x, -1 और -3 गुणा होकर के प्लस का 3। ऐसे उधर x और x मिलकर के x स्क्वायर हो जाएगा, x और -1 माइनस का x, ये हो गया 5x और लास्ट वाला माइनस का 5। अब यहाँ सब कुछ एक तरफ तो लेंगे, लेकिन एक छोटा सा काम कर लो, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो जितना हो जाए। और सिंप्लीफाई नहीं भी करो तो एक काम कर सकते हो, यहाँ से माइनस कट रहा है, देखो ध्यान से, ये -x से -x डायरेक्ट ही कट रहा है, काट ही लो, खत्म करो किस्सा। तो क्या बचेगा, अब बाकी सब जो बचा है एक तरफ ले लो, 2x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 3 तो यहाँ है ही, ये x स्क्वायर इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, ये 5x इधर आकर के माइनस का हो जाएगा और -5 इधर आकर के प्लस का 5 हो जाएगा और बराबर में 0। तो क्या बचा फाइनल देखो, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 6x और माइनस का 5x हो जाएगा माइनस का 11x और 3 और 5 हो जाएगा अपना 8 बराबर में 0। ये हमारा फाइनल द्विघात समीकरण आ गया। ये है हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है। सेम क्यों द्विघात समीकरण है, क्योंकि x स्क्वायर मैक्सिमम पावर में मिल रहा है हमारे को, अगर नहीं मिलता तो द्विघात समीकरण नहीं होता। उधर बात करते हैं, सेम टू सेम पैटर्न, होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा और कुछ काम नहीं है इसमें ज्यादा। तो यहाँ होल स्क्वायर अगर आप खोलते हो तो x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1, तो ऐसे कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहां कमाल की बात यह है कि x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट ही गया, तो वैसे द्विघात तो नहीं बनने वाला है, साफ साफ दिख रहा है, फिर भी थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा इसको। 3x प्लस 1 बराबर 2 की घात 2 4 हो गया, माइनस का 2 दूना 4x हो गया, एक तरफ ले लो तो 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस में 4x बराबर 0, और 3x और 4x मिलकर के हमारे पास होता है 7x और 1 में से 4 गया तो माइनस का 3। साफ साफ दिख रहा है, x स्क्वायर तो है नहीं इसके पास में, x स्क्वायर नहीं है तो द्विघात समीकरण हो नहीं सकता। तो यहां आप लिखोगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। सेवेंथ पार्ट, 7th वाले में a प्लस बी का क्यूब खोलना पड़ेगा और 8th वाले में a माइनस बी का क्यूब खोलना पड़ेगा। स्क्वायर वाला तो फिर भी ढंग से याद रहता है, क्यूब वाले कुछ लोग भूल जाते हैं, तो मैं एक बार लिख देता हूं। a प्लस बी का अगर होल क्यूब आए तो आप लिखोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। प्लस वाले का तो ये है, माइनस वाला अगर आप देखो तो a माइनस बी का होल क्यूब करना है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, दो जगह प्लस दो जगह माइनस हो जाता है। यहाँ पर b की कैसे याद रखोगे किस जगह माइनस होता है, ये देखो ध्यान से,
क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं माइनस कहाँ लगाना है। ये पैटर्न तो याद रहता है लेकिन माइनस कहाँ लगाना है ये भूल जाते हैं। तो जहां b की विषम घातें है ना, ये b की विषम घात है, b की विषम घात है, एक घात है, तीन घात है, विषम घातें हैं, वहां माइनस लगेगा, बाकी जगह प्लस लगेगा। b की विषम घातों पर माइनस लगता है बाहर, बाकी सब जगह प्लस लगता है। ऐसे आप याद रखोगे इसको। तो ये यहां काम आएगा, ये यहां काम आएगा। लेते हैं काम में, देखो तो a प्लस बी का होल क्यूब, a मतलब x, b मतलब 2, तो a क्यूब सूत्र के हिसाब से, b क्यूब मतलब 2 क्यूब, प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, a मतलब x, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और बराबर में आएगा, इसको गुणा कर लो आपस में, 2x को x स्क्वायर से गुणा करोगे तो ये 2x की घात 3 आएगा, और 2x को 1 से करोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा अपना x की घात 3 प्लस में 8 प्लस में 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 तिया 12x बराबर 2x की घात 3 माइनस का 2x। अब यहाँ एक तरफ ले लो सारा का सारा जितना भी है, एक तरफ लोगे तो ये इस तरफ आएगा और ये भी इस तरफ आएगा, तो ये बनेगा हमारे पास x की घात 3 प्लस में 8 प्लस में 6x की घात 2 प्लस में 12x माइनस का 2x की घात 3 और प्लस का 2x। ये इधर आकर के माइनस का हो गया, ये इधर आकर के प्लस का हो गया, और बराबर में 0। थोड़ा सॉल्व कर लें, ध्यान से देखें। x की घात 3 है एक बार, x की घात 3 है माइनस का 2 बार, तो 1 माइनस 2 माइनस का 1x की घात 3, तो ये बचा। दो पावर वाले देखो, दो पावर वाला एक तो ये है और कहीं नहीं है, तो प्लस का 6x की घात 2 बच रहा है। एक पावर वाला ये दोनों हैं एक पावर वाले, तो 12 और 2 14x आ गया। उसके बाद प्लस में 8 है, बराबर में 0 आ गया। तो ये हमारे पास बन गया है समीकरण जिसकी अधिकतम घातें अगर आप नोटिस करो तो 3 है, 2 नहीं है अधिकतम घात, इसकी 3 है। हालांकि एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, अधिकतम x की घात 2 दिखना चाहिए था, 3 दिख गया, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। आप लिखोगे यहां कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, बस ये लिखना पड़ेगा। लास्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगा करके करेंगे इसको सॉल्व। देखिए क्या आएगा, तो लेफ्ट साइड तो सेम ही है, एक्स क्यूब माइनस 4x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर। अब देखो a क्यूब मतलब x की घात 3, b क्यूब मतलब 2 की घात 3, माइनस तो आएगा ही, फिर माइनस का 3a स्क्वायर b माइनस का सॉरी प्लस का 3a b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये है x की घात 3, ये तो काट ही लो, ऐसा करो यहीं पर काट लो इसको, तो आगे जो बचेंगे उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो बचेगा क्या, यहाँ पर जो बचा है वो लिख लो पहले। तो माइनस का 4x की घात 2 माइनस का x प्लस का 1, तो जो x की घात 3 प्रॉब्लम कर रहा था इधर वो कट गया इधर, तो 3 तो नहीं बचेगी। अब ये द्विघात बन सकता है, तो देखते हैं आगे। माइनस का 8 हो जाएगा ये 2 की घात 3, और ये 3 दूना 6 होकर के माइनस का 6x की घात 2 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 4 तिया 12 हो जाता है, तो 12x हो गया। एक तरफ ले लो सारा का सारा, एक तरफ लोगे तो माइनस का तो 4x स्क्वायर है, माइनस का x है, प्लस का 1 है, माइनस 8 इधर आकर के प्लस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखो ध्यान से, ये है माइनस का 4x स्क्वायर और ये है प्लस का 6x स्क्वायर, कट पिट करके अपने पास बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, x वाले कौन कौन से हैं, माइनस का x यहां पर दिख रहा है और माइनस का 12x यहां दिख रहा है, तो माइनस का 13x हो गया, माइनस का 13x और 1 और 8 मिलकर के हो गया 9, बराबर में हो गया 0। तो ये हमारा जो बन गया, ये फाइनल आंसर आ गया द्विघात समीकरण। ये है अपना द्विघात समीकरण। क्यों, क्योंकि अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण। अधिकतम घात कुछ और होती तो द्विघात समीकरण नहीं होता। बाकी दोनों जगह द्विघात समीकरण आ रहा है क्योंकि अधिकतम घात 2 है। ये है रीजन इन क्वेश्चंस में द्विघात होने का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से द्विघात समीकरण पहचाना तो अब आपको आ ही गया होगा। प्रश्न संख्या 2 स्टार्ट करते हैं, उसके कई सारे पार्ट्स हैं, बहुत ही बढ़िया है। अपने को क्वेश्चन पढ़ करके समीकरण बनानी है, मेन बात यह है, हल नहीं करना, हल आगे की प्रश्नावली में करेंगे, बस समीकरण बनानी है। देखिए स्टार्ट करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में हमें इक्वेशन बनानी है, 4 पार्ट हैं। शुरू करते हैं। पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहां एक खास बात बताइए अपने को कि भूखंड की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो हमें अगर चौड़ाई पता है तब लंबाई निकाल पाएंगे ना। चौड़ाई नहीं पता तो लंबाई निकाल ही नहीं सकते। तो चौड़ाई पहले मान लो x, उससे लंबाई मिल जाएगी और लंबाई गुणा चौड़ाई को क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे। ये सिंपल तरीका रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। देखो क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसने बोला कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो चौड़ाई तो हो तब तो लंबाई निकालोगे। इसलिए आप यहां लिखोगे कि माना चौड़ाई बराबर x मीटर, अतः लंबाई हो जाएगी हमारी, लंबाई जो है 1 अधिक है, ये 1 लिखना मैं भूल गया था, तो यहां पर लंबाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई के दुगने से 1 ज्यादा। दुगना करो इसका और इससे 1 ज्यादा कर दो, इतने मीटर चौड़ाई है, सॉरी लंबाई है। तो क्या हुआ, चौड़ाई हमारी x आ गई, लंबाई उसने बोला था चौड़ाई के दुगने से 1 ज्यादा, तो 2 गुना प्लस 1, ये लंबाई आ गई। अब हमें क्षेत्रफल के बारे में बात करनी है। क्षेत्रफल हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल यहां पर आएगा 528 मीटर स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग क्षेत्रफल देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है हमेशा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा क्षेत्रफल, तो बराबर 528 लिखोगे आप। तो लंबाई कितनी है, ये 2x प्लस 1 और चौड़ाई है x, बराबर आएगा 528। तो हमारा समीकरण बनेगा, अंदर गुणा करेंगे तो 2x की घात 2 प्लस में x बराबर 528। अगर एक तरफ ले लें मैं तो 2x की घात 2 प्लस x, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 528 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये द्विघात समीकरण आ गया। इसको अगर हल करते हैं तो x निकल जाएगा, x निकलेगा तो चौड़ाई निकल जाएगी, चौड़ाई निकल जाएगी तो x यहाँ रख करके लंबाई भी निकल जाएगी। तो कहने का मतलब द्विघात समीकरण बनाना मेन इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद हल करना वैसे इतना लंबा नहीं होता, वो आगे वाली प्रश्नावली हम सीखेंगे। इक्वेशन बनानी हमारे को आनी चाहिए ढंग से। आगे देखते हैं। ये इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखना आप, है ना। तो ये क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। देखो क्रमागत का मतलब होता है लगातार आने वाले, क्रमागत का मतलब है जो लगातार आ रहे हैं, जैसे 5 और 6 ये क्रमागत है, एक के बाद एक आ रहे हैं लगातार। 10 और 11 ये भी क्रमागत है, एक के बाद एक आ रहे हैं। तो जो एक के बाद एक आते हैं लगातार उसको बोलते हैं क्रमागत। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे मानोगे, अगर एक x है तो दूसरा पक्की बात है x प्लस 1 होगा, क्योंकि कोई भी एक मान ले लो उससे जस्ट आगे वाला ही आएगा ना दूसरा। तो अगर एक x है तो उसमें एक जोड़ दो, अगला वाला x प्लस 1 आएगा। क्रमागत का मतलब क्या है, एक के बाद एक आने वाले, तो x के बाद कौन आएगा, x प्लस 1। तो एक को आपने x मान लिया तो दूसरा x प्लस 1 है। मान लो ऐसे नहीं करते हैं, आप कुछ और मानते हो। मान लो पहला वाला x प्लस 1 है तो दूसरा वाला क्या होगा, x प्लस 2। क्रमागत हो रहा है, ये भी क्रमागत है, ये भी रख सकते हो इसकी जगह, तो भी आंसर सेम आएगा। तो ये खास बात ध्यान रखनी है। क्रमागत का मतलब है एक के बाद एक आने वाले, एक के बाद एक आप x और x प्लस 1 ले लो, x प्लस 1 x प्लस 2 ले लो, x प्लस 2 x प्लस 3 ले लो, एक के बाद एक का गैप होना चाहिए बस, वो क्रमागत होते हैं। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने x और x प्लस 1 मान लिए क्योंकि यही सबसे आसान पड़ेंगे। उनका गुणनफल 306 दे रखा है, तो x को x प्लस 1 से अगर गुणा करें तो 306 के बराबर दिया हुआ है। आराम से समीकरण बनेगी, यहां से गुणा करो, x गुणा x हो जाएगा x स्क्वायर, x गुणा 1 हो जाएगा x और बराबर में 306। अब जब एक तरफ लोगे इसको तो क्या बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस का 306 बराबर में 0। ये हमारी समीकरण बन गई द्विघात समीकरण। इसको हल करेंगे तो x आ जाएगा, x आ जाएगा तो उसमें एक जोड़ दे, दूसरा पूर्णांक भी आ जाएगा, तो दोनों हम निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, ये 2 प्रश्न थे, बाकी के 2 और लिखता हूं। सिंपल अपने को क्वेश्चन पढ़ करके ये देखना है किसको x मान सकते हैं और दूसरा वाला उससे रिलेटेड ही होगा, अपने आप मिल जाएगा। और जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है उसको अप्लाई करो, इक्वेशन इजीली मिलेगी। थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखो थर्ड पार्ट
आयु वाला प्रश्न है। आयु वाले प्रश्न हमने तीसरे चैप्टर में मतलब पिछले वाले चैप्टर में किए हैं और किस तरह से सॉल्व करना होता है मैंने आपको बताया है। 3-4 बार आए थे कम से कम। नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर वर्तमान आयु लिखते हैं, फिर जितनी आयु की बात चल रही है वो आगे कॉलम बनाते जाते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम शुरू करेंगे। उसी पैटर्न में करूंगा और इजीली आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखें, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो दो लोगों की बात हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि हल अगर हम शुरू कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कि दो लोगों की बात हो रही है, एक तो रोहन और एक उसकी मां। ठीक है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। अच्छा, नाम लिखते ही सबसे पहले तो आप यहां पर वर्तमान आयु का कॉलम बनाओगे। एक तो वर्तमान आयु लिखते हैं हम लोग, फिक्स है तो। और आगे क्या लिखते हैं, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो एक दूसरी बात बोली है 3 वर्ष पश्चात की, तो यहां पर लिखोगे आप 3 वर्ष पश्चात आयु। एक कॉलम इसका बनेगा 3 वर्ष पश्चात आयु का। बस इतने में काम हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है। जिस चीज को क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको आप x मानते हो, तो रोहन की वर्तमान आयु हम x मान लेंगे। उसकी मां की आयु यहां से मिल जाएगी। रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है। रोहन अगर x साल का है तो मां x + 26 हो गई, इससे 26 साल ज्यादा हो गई। ये वर्तमान आयु हो गई रोहन की और उसकी मां की। 3 वर्ष बाद आयु, अगर अभी कोई x साल का है तो 3 साल बाद वो x + 3 साल का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और अगर कोई अभी x + 26 का है तो इसमें भी 3 जोड़ दो तो x + 29 का हो जाएगा 3 साल बाद। 26 + 3 और हो गया। तो ये हमने डेटा देख करके बना लिया टेबल। अब इस टेबल की हेल्प से आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से, बोला क्या गया है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात आयु तो ये है, इस आयु के गुणनफल की बात चल रही है। किस किस के गुणनफल की, एक तो x + 3 की और एक x + 29 की। इनके गुणनफल की बात चल रही है। ये गुणनफल लिखा मैंने और किसके बराबर बोला गया है, 360 हो जाएगा। सिंपल। क्वेश्चन में बोला है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब जो 3 वर्ष पश्चात आयु है उनका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु मतलब x निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, आराम से आंसर आएगा। देखो कैसे सॉल्व होगा। अगर इसको गुणा करते हैं तो ये x गुणा x हो जाएगा x², x गुणा 29 हो जाएगा 29x, ये हो जाएगा 3x, और 3 को 29 से गुणा करते हैं तो ये आता है 87 और इक्वल में 360। तो कितना बनेगा जरा देखें। ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे, 32x हो जाएंगे, ये 360 इधर आ जाएगा माइनस में। इधर आने के बाद ये बनेगा x² प्लस में 32x प्लस में 87 - 360 बराबर 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो x² प्लस में 32x माइनस का 273 = 0। ये हमारी समीकरण बन गई, जिसको हम हल करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो फिलहाल केवल समीकरण बनाकर ही छोड़ना है। इस वाली प्रश्नावली में तो हल करना हम आगे वाली प्रश्नावलियों में सीखेंगे। लेकिन जो भी आयु वाले प्रश्न आए, मेन बात यह है, नाम इधर लिखो, हमेशा वर्तमान आयु लिखो, और आगे जिन जिन आयु की बात चल रही है उसके कॉलम बना लो। 1 बन पा रहा है तो 1, 2 बन पाएंगे तो 2, जितने भी बन पाए अकॉर्डिंगली कॉलम बना करके फिर जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से इक्वेशन बनती है। हमेशा ये टेबल बनानी जरूरी है आयु वाले प्रश्नों में। जल्दी आंसर आता है, आसान आंसर आ जाता है इससे, मतलब क्वेश्चन आसान बन जाता है अगर आप टेबल बनाते हो तो। बिना टेबल भी करते हैं सब लोग, लेकिन टेबल बना के करना मेरे ख्याल से ज्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, शुरू करते हैं लास्ट पार्ट इसका। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। चाल नहीं बताई, किसी चाल से तय कर रही है, मान लो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। तो जो भी पूछा है सबसे पहले तो उसको मान लो x, आगे की कहानी उसके बाद देखेंगे हम। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब एक सूत्र हमेशा काम आएगा इस तरह के प्रश्नों में, जो कि होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। ये हमेशा काम आता है जब भी इस तरह के प्रश्न होते हैं। 2-3 क्वेश्चन हमने पिछले वाली प्रश्नावली में किए भी हैं, तो उसके हिसाब से देखो, अगर सिंपल रेलगाड़ी 480 किलोमीटर चल रही है समान चाल से, तो क्या सिचुएशन है,
समय मान लो उसका इसमें दिया नहीं है कितना समय लगेगा, लेकिन उसका समय मैं कैलकुलेट कर देता हूं यहां से। समय उसका आएगा दूरी बटा चाल, दूरी मान लो 480 है, चाल उसकी हमने x मान ली, इतने घंटे का समय लगेगा। इस समय को आप अज्यूम कर लो, मान लो समय लग रहा है t समय लग रहा है, t टाइम लग रहा है, तो रेलगाड़ी को इतना समय लगेगा। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखेंगे आगे। अब देखो, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, अब दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन ये है कि चाल अगर x माइनस 8 कर दें, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, x थी पहले, 8 कम कर दी, x माइनस 8 कर दी चाल। अब चाल अगर कम करोगे तो समय ज्यादा लगेगा, चाल बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा कहीं तक पहुंचने का। तो चाल कम कर दी, स्पीड ही कम कर दी रेलगाड़ी की, तो समय ज्यादा लग रहा है। कितना समय ज्यादा लग रहा है? उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। उसी दूरी को, मतलब अभी इस केस में दूरी की बात करें तो दूरी वापस से 480 किलोमीटर ही है अभी भी। समय बस कितना हो गया? समय लगेगा हमें, जो पहले लग रहा था उससे 3 घंटे अधिक, 3 घंटे अधिक लेती। 3 घंटे अधिक का मतलब पहले समय लग रहा था t, जो नॉर्मल केस था वो ये है, उससे 3 घंटे अधिक मतलब t प्लस 3 समय लेगी। करते हैं शुरू। समय का सूत्र है दूरी बटा चाल, वो किसके बराबर आएगा? t प्लस 3, t का मान यहां रख दो आप, 480 बटे x प्लस में 3, इसके बराबर आएगा। अब दूरी बटा चाल में दूरी कितनी है? दूरी है 480, चाल कितनी है? x माइनस 8 है इस परिस्थिति में, और यहां 480 बटे x प्लस में 3। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं मैं, ताकि फॉर्मूले के फॉर्म में अपने को मिल जाए। तो ये 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3 लिख लो इसको। इससे क्या होगा कि आप 480 एलसीएम कॉमन ले सकते हो। 480 यहाँ कॉमन आ जाएगा और 1 बटे x माइनस 8 और 1 बटे x यहाँ रहेगा, जिसको आप एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। मैं इधर कर देता हूँ, उधर थोड़ी जगह नहीं थी तो मैंने इसको मिटा दिया इधर। तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ये आ रहा है 480, वो थोड़ा नीचे है, मैं फिर से लिख रहा हूँ 1 बटे x माइनस 8 बटे x, ये माइनस का 1 बटे x बराबर में 3। यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो, x आएगा, x माइनस 8 भी आएगा, तो एलसीएम लोगे तो x माइनस 8 ये बन जाएगा। एलसीएम तो मेरे ख्याल से दिक्कत आएगी नहीं आपको। ये 3 है बराबर में, ये दोनों आप इस तरफ ले जाओ, तो ये 480 x माइनस x प्लस 8 हो जाएगा, माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 8 बराबर में 3, और ये x गुणा x माइनस 8। ठीक है, यहां से आप देखो तो x से x कट रहा है। दूसरी बात, ये 3 आप डिवाइड में ले लो, इस तरफ ले लो क्योंकि इससे कटेगा वो 3, थोड़ा आसान हो जाएगा इससे। तो 480 गुणा ये ऊपर में 8 बचा हुआ है और नीचे 3 है बराबर में x और x माइनस 8 है, तो ये आ जाएगा 3 से कट के 160। 160 को 8 से गुणा करोगे तो ये आएगा 128 और 0 और लगा हुआ है बराबर में, इसको गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 8x एक तरफ ले लो, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन है, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है ज़्यादा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x तो है ही, ये इधर आएगा तो माइनस का 1280 और बराबर में 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो चाल तो हमेशा माननी है, वैसे भी आपको x किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो समान चाल हमने x मान लिया, दूरी 180 किलोमीटर थी, तो समय बराबर दूरी बटा चाल के हिसाब से t बराबर 480 बटे x घंटे मान लिए कि भाई नॉर्मल काम चल रहा है तो उस समय t समय लगता है उसको 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में। ठीक है, अब कुछ खास चेंजेस करें, उसने चाल कम ज्यादा करी। इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, चाल 8 किलोमीटर कम कर दी, तो उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी मतलब 480 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। वो तो जाहिर सी बात है, चाल कम होगी तो समय ज्यादा हो जाएगा। तो समय अब नया जो है t प्लस 3 लगेगा। पहले t लगता था, अब 3 ज्यादा लगेगा, तो t का मान तो ये 480, ये 3 अपनी जगह पर है। समय का सूत्र लगा दिया, दूरी बटा चाल। अब नई दूरी और नई चाल, नई दूरी वो भी 480 है, नई चाल जरूर चेंज है x माइनस 8। उसके बाद तो इसको इस तरफ ले लिया क्योंकि 480 कॉमन आ जाए, अदरवाइज बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती। तो इसको एक तरफ ले लिया,
480 कॉमन आया, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लिया। आगे का काम इतना मुश्किल नहीं है, मेन काम है यहां तक पहुंचना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस पर आप गौर करें। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका रेस्पॉन्स दूंगा। तो 4.1 तो हमने कंप्लीट कर ली है। अगले वीडियो में हम लोग 4.2 के उदाहरण शुरू कर देंगे। उसमें विधि हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरणों को हल किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले तो गुणनखंड विधि है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।